नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है अन्न चक्र पहल। तो इसी कार्यक्रम की आज हम बात करने वाले देखेंगे कि अन्न चक्र क्यों कहा जा रहा है कि खेत से खाली तक जो अन्न है उसका जो सफर है वो तय करेगा अन्न चक्र। तो इसी पहल की हम बात करेंगे। एक बार फिर से ये पहल चर्चा में है, तो इसके चर्चा में होने के पीछे आखिर कारण क्या है उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जो अन्न चक्र है इसकी जो अब तक की उपलब्धियां हैं वो क्या रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कैसे लाभार्थियों की मदद कर रहा है। ये जो पहल है ये कैसे ज़रूरतमंद जो जिनको लक्षित करते हुए इस पहल को स्टार्ट किया गया था उनकी मदद कर रहा है। और सबसे डिटेल में हम देखेंगे कि आखिर अन्न चक्र जो पहल है वो है क्या, किसके लिए स्टार्ट की गई थी, कब स्टार्ट की गई थी, क्यों स्टार्ट की गई थी, इसके उद्देश्य क्या थे, इसकी विशेषताएं क्या हैं। एक एक करके सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। फिर हम बात कर लेंगे कि ये जो अन्न चक्र है अभी तक अगर देखें तो इसके रेगुलेशन के स्तर पे क्या क्या उपलब्धियां देखने को मिली, क्या चुनौतियां देखने को मिली हैं। इसके अलावा इसकी जो विशेषताएं हैं, विशेषताओं के संदर्भ में अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है उनको कैसे ये सपोर्ट प्रदान करा है, कैसे इसके लाभ हमें प्राप्त हो रहे हैं। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो पीडीएस है उस पर भी हम बात करेंगे। उसमें जो चुनौतियां अब उत्पन्न हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं, किन किन मुद्दों को लेकर हो रही हैं उस पर हम बात करेंगे। और खाद्य सुरक्षा के लिए जो भी गवर्नमेंट के स्तर पर इनिशिएटिव लिए गए हैं, जो पहल लिए गए हैं, जो प्रयास किए जा रहे हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से हम बात करेंगे। साथ ही हम देख लेंगे कि ये जो अन्न चक्र है इससे किन क्षेत्रों को लाभ अब मिल रहा है। और इस टॉपिक के साथ ही विश्व जो खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है उसकी हम बात करेंगे। जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है आखिर वो है क्या, उसकी स्थापना कब की गई थी, उससे जुड़ी हुई जो बातें हैं, आने वाले समय में उसकी दशा दिशा क्या होगी, और खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार की जो महत्वपूर्ण पहलें हैं उन पर संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। साथ ही चर्चा पर आधारित एक प्रश्न सबसे अंत में लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो अन्न चक्र है ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये चूंकि पहले स्टार्ट किया गया लेकिन एक बार फिर से ये न्यूज़ में सुर्खियों में आ चुका है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर हम देखेंगे तो जो खाद्य, अब देखिए यहाँ पर पीआईबी की जो वेबसाइट है वहाँ पर इसके बारे में डिटेल से जानकारी दी गई है जिस कारण से ये चर्चा में है। तो खाद्य और सार्वजनिक वितरण जो विभाग है, विश्व खाद्य जो कार्यक्रम है जो आईआईटी दिल्ली है उसके फाउंडेशन फॉर इनोवेशन उसके द्वारा जो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है उसके सहयोग से विकसित जो अन्न चक्र पोर्टल है, इस पोर्टल का जो उद्देश्य है भारत की जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जो पीडीएस जिसे हम कहते हैं, उस पीडीएस के तहत क्या करना है, इसे और आधुनिक करना है और मॉडर्न करना है, मॉडर्नाइजेशन के तहत इसे लाना है। और इसे देश के लगभग 31 राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनमें अन्न चक्र जो पूरा सप्लाई चेन है, जो आपूर्ति श्रृंखला है, उसके अनुकूल जो उपकरण है, जो इंस्ट्रूमेंट है वो लागू किया गया है। सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है जो पीडीएस है उसमें अनुकूलन जो तकनीकें हैं उनके माध्यम से प्रति वर्ष 250 करोड़ की क्या की जा रही है, बचत करने का प्रयास किया जा रहा है। ये अनुमान अब देखने को मिला है और इसी कारण से देखें तो ये चर्चा में भी है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात कर लेंगे, जैसे सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है जो पीडीएस है, इसके अंतर्गत जो अन्न चक्र की आपूर्ति श्रृंखला है, इसके अनुकूलन जो उपकरण है, ये क्या है कि देश के विभिन्न राज्यों में लगभग 31 राज्य और केंद्र जो शासित प्रदेश हैं उनमें क्या किया गया है, इसे लागू किया गया। किन राज्यों में लागू किया गया, चाहे वो राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो यहाँ पर उनके नाम यहाँ पर दे दिए गए हैं। इस बचत से खास बात है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो परिवहन है, उसमें क्या हो रही है कि उसमें लागत जो आती है, ट्रांसपोर्टेशन जो कास्ट है, उसमें अब कमी आ रही है, बचत देखने को मिल रही है। जो सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है, जो पीडीएस है, पीडीएस को और अधिक सही तरीके से इसके अनुकूल जो तकनीकें हैं उनके उपयोग से और संभावित जो लाभ है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। और एक अनुमान है कि प्रतिवर्ष क्या है कि 250 करोड़ का इससे बचत हो रहा है। यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि इससे बड़ा जो फायदा देखने को मिल रहा है कि भारत के खाद्य जो वितरण मार्ग हैं उनको अनुकूलित करने से जो क्लाइमेट चेंज जैसे जो बड़े मुद्दे हैं उनके समाधान में भी जो कार्बन एमिशन है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो कास्ट है वो कम आएगी, परिवहन जो लागत है वो कम आएगी, तो इसमें यूज होने वाले जो भी कह सकते हैं कि परिवहन के साधन हैं उनकी जो क्षमता है, उस क्षमता से जो कार्बन एमिशन हो रहा है उसमें कमी लाई जा सकती है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल
मिलेगा और इसके कई सारे दूरगामी जो परिणाम है वो भी देखने को मिल सकते हैं। और इसी के संदर्भ में एक बड़ा जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया गया है। लगभग 81 करोड़ जो लाभार्थी हैं उनकी मदद करने का जो लक्ष्य है वो इस कार्यक्रम के तहत रखा गया है। देश में खाद्य सुरक्षा जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के 81 करोड़ जो लाभार्थी हैं उनको सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से इस पहल में देखेंगे तो भारी संख्या में जो गोदाम है, जो स्टोर्स हैं वो बनाए जा रहे हैं। अगर गोदामों की संख्या बात करें तो लगभग वो 7,000 है, 6,700 है। इसके अलावा देखें तो बड़े स्तर पे जो भी दुकानें हैं, लगभग 4 लाख से अधिक जो दुकानें हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। और लगभग 30 से अधिक राज्यों में किए गए जो अब तक प्रारंभिक जो अनुमान है उसमें ये कहा गया है कि ये जो प्रभाव है ये कई इससे अधिक है। जो आंकड़े आए हैं इन आंकड़ों से ये ज़्यादा डेटा इसके संदर्भ में अब देखने को मिलेंगे, तो इस कारण से ये चर्चा में है। इसके अलावा देखें तो जो अन्न चक्र पहल है इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है, ये मूल रूप से जो अन्न चक्र पहल है ये क्या है, ये जो पहल है ये इस कारण से इसे हम जान सकते हैं कि राज्यों में जो सार्वजनिक वितरण जो प्रणाली है, जो पीडीएस होता है, सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है, उसके तहत जो भी खाद्यान्न सप्लाई है, जो फूड सप्लाई है, उस फूड सप्लाई चेन के तहत देखें तो ये उसे अनुकूलित करने का एक टूल्स है, एक उपकरण है। इसमें भारी संख्या में लगभग 81 करोड़ लोगों के लिए जो मुफ्त गेहूं चावल जो है वो उसकी जो परिवहन वार्षिक लागत है उसे कम करने में इसका महत्वपूर्ण रोल है। तो इस तरह से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसे खाद्य और सार्वजनिक जो भी वितरण विभाग है उसके द्वारा कह सकते हैं कि एक कार्यक्रम के तौर पे इसे लाया गया है। आईआईटी दिल्ली का जो फाउंडेशन फॉर जो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफ़र है उसके सहयोग से इसे विकसित किया गया है। और ये पूरी जो आपूर्ति श्रृंखला है उसमें खाद्यान्नों की जो भी कह सकते हैं कि शिफ्टिंग है, आवाजाही है, उसको अनुकूलित करने में एक उन्नत जो एल्गोरिथम जो टूल्स होता है उस रूप में ये काम कर रहा है। और इससे सबको फायदा हो रहा है, चाहे वो देश के किसान हो, हमारे फार्मर्स हो, या इसके अलावा देखें जो परिवहन से जुड़े हुए ट्रांसपोर्टर्स हैं, या इसके अलावा जो स्टोरेज के स्तर पे जो गोदाम है, उचित मूल्य की जो दुकानें हैं, सबको इसका फायदा हो रहा है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो अन्न चक्र है ये सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है उसी के अंतर्गत एक आपूर्ति जो श्रृंखला है उसका अनुकूलन उपकरण है। और इसे विश्व खाद्य कार्यक्रम और जो फाउंडेशन फॉर इनोवेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है आईआईटी, उसी के द्वारा उसी के सहयोग से इसे विकसित किया गया है। इसका नेतृत्व खाद्य सार्वजनिक जो वितरण कह सकते हैं विभाग है उसके द्वारा किया जा रहा है। तो इस तरह से इसके बारे में जो बेसिक जानकारी है वो हम ले सकते हैं। तो दूसरी बात अगर हम करें तो अन्न चक्र की जो प्रमुख विशेषता है, देखिए इस पर अगर हम बात करेंगे तो कई सारी बातें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं इसकी देखने को मिल सकती हैं, तो देखिए मार्गों के अनुकूलन ये पूरी तरह से है। ये क्या है, जो रूट्स हैं उनके अनुकूल है। कुशल मार्गों की पहचान इसमें की जा सकती है। जो भी सही कह सकते हैं कि जो रूट्स हैं, सही तरीके के जो मार्ग हैं उनको क्या किया जा सकता है, पहचान उनकी की जा सकती है। और इस कारण से देखें तो जो भी परिवहन समय है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन कह सकते हैं कि जो समय है, टाइम है, जो कास्ट है, वो क्या हो जाएगा, वो काफ़ी कम हो जाएगा। दूसरी बात, रेलवे और जो भी लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म है उनके साथ इसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। जो भी रसद वाले जो प्लेटफॉर्म है, जो रेलवे है, उनके साथ इसे जोड़ने का प्रयास किया जा सकता है। क्योंकि जो रेलवे है, रेलवे के माल परिचालन सूचना जो प्रणाली है, जो पीएम गति शक्ति जो प्लेटफॉर्म है, उनको एक साथ इंटीग्रेट करके इसे और बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है। तो इस तरह से इसमें जो देखें तो इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके कई सारे पर्यावरणीय लाभ हैं, जैसे जो भी एफसीआई जो गोदाम होती हैं, उन गोदामों से जो राशन की दुकानों तक जो मार्ग होते हैं उनको और अनुकूलन किया जा सकता है। उसकी जो दूरी है उसे कम किया जा सकता है। और जब परिवहन, पहले हमने बताया कि जो परिवहन का समय है, जो परिवहन का समय है, या कह सकते हैं कि वो जो परिवहन का समय है या परिवहन जो रूट्स होते हैं वो अगर सही होंगे तो इससे क्या होगा कि जो कार्बन का एमिशन है, वो जो एमिशन है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि हमारा जो एक तरह से देखें जलवायु परिवर्तन में जो कार्बन एमिशन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें कार्बन फुटप्रिंट भी क्या होगा, कम होगा। और इससे क्या होगा कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो अवधारणा है उसे भी हम प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि
जो रिसाव होते हैं, लीकेज होते हैं, उनको रोकने और सरकारी जो पैसा है उसको बचाने के लिए जो प्रौद्योगिकी है उसका एक सकारात्मक जो उपयोग है वो उस तौर पे इसे जाना जा रहा है। थोड़ी सी सी कार्य प्रणाली हम देखेंगे तो ये जो परियोजना है ये खास तौर पे जो भी बेस्ट रूट्स होते हैं उनकी पहचान करने के साथ ही जो आपूर्ति श्रृंखला के जो नोड्स होते हैं, पॉइंट्स, जैसे नहीं बोलते हैं कि एक जगह से शुरू किया और जहां फिर ठहराव हुआ फिर दूसरे, तो ये नोड्स कहा जा रहा है। तो नोड्स में जो खाद्यान्न है उनको निर्बाध तरीके से आवाजाही सुनिश्चित करना, कि बीच में बैरियर ना हो, कोई व्यवधान न उत्पन्न हो, तो लगातार क्या है सप्लाई बनी रहे, और इसके लिए जो उन्नत एल्गोरिदम है उसका इसमें लाभ उठाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप देखें तो संचालन में एक जटिल जो आपूर्ति श्रृंखला है वो शामिल है, जो किसानों से लेकर उचित मूल्य की जो दुकानें हैं उन तक कई सारे जो हितधारक हैं उनके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो इस तरह का जो पूरा प्रक्रिया है इससे बड़े स्तर पे जो लाभ है वो भी हो रहा है। राज्यों के बीच में देखें तो जो पीडीएस है, पीडीएस के तहत जो भी आवागमन है उनके अनुकूलन के लिए अंतर्राज्यीय जो मार्ग हैं उनको या उनके मार्गों के अनुकूलन के उपकरण भी विकसित किया गया है। एकीकृत स्तर पर जो भी लॉजिस्टिक है, जो रसद है, उसके लिए इंटरफेस जो प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से रेलवे को FOES जो फ्रेट कह सकते हैं, फ्रेट जो ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम है उस पोर्टल के साथ क्या किया जा रहा है, जोड़ दिया जा रहा है। तो इस तरह के जो भी प्रयास है ये महत्वपूर्ण है और ये मील के पत्थर के तौर पे साबित हो सकते हैं। और पीएम गति शक्ति जो प्लेटफॉर्म है उसके साथ अनुकूलन जो उपकरण है उसका एकीकरण करते हुए अब विभिन्न राज्यों में देखें तो बड़े स्तर के जो FPS और जो गोदाम है उनके भौगोलिक जो स्थान है उन तक जो पहुंच है वो और आसान हो सकती है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो अन्य चक्र की जो और विशेषताएं हैं कि आपूर्ति श्रृंखला के अनुकूल ये होती हैं। इससे क्या होता है कि जो भी सबसे बेस्ट रूट होते हैं, सबसे बेहतर जो रूट्स होते हैं, जो परिवहन मार्ग होते हैं, उन परिवहन मार्ग का इसमें चुनाव किया जाता है, एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो भी रसद है, जो लॉजिस्टिक है वो कम खराब हो, बेहतर तरीके से जो लागत है, फैक्टर कॉस्ट है वो कम हो जाए, इससे कार्बन एमिशन कम हो जाए। और इसके लिए क्या है कि विभिन्न प्लेटफॉर्मों के साथ इसे क्या किया जा रहा है, एकीकृत किया जा रहा है। जैसे पहले हमने बताया कि रेलवे और जो भी पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म है उसके साथ इसे जोड़ा जा रहा है। और इसी कारण से देखेंगे तो इसमें जो लागत है वो कम आ रही है, पर्यावरणीय जो इम्पैक्ट है वो कम हो रहे हैं, कार्बन फुटप्रिंट प्रभावित हो रहा है, परिवहन ऊर्जा देखें तो उसको कम कर रहा है, और इस कारण से देखें तो जो कार्बन एमिशन है वो भी कम हो रहा है। और इस कारण से बेहतर जो ट्रैकिंग है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा देखेंगे तो जो भी अपने देश में सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है, जो PDS है, उसके सामने अभी भी कई सारी जो चुनौतियां हैं वो देखने को मिलती है। कौन सी महत्वपूर्ण चुनौतियां PDS के सामने है, तो देखिए सबसे बड़ी जो चुनौती है वो जो भी बेनिफिशियर्स है उसे आइडेंटिफाई करने का जो मुद्दा है, क्योंकि जो भी अभी तक आंकड़े हैं वो उतने विश्वसनीय नहीं है। तो अविश्वसनीय जो आंकड़े हैं उस कारण से देखें तो जो बिलो पॉवर्टी जो लाइन है, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग हैं और गरीबी रेखा से ऊपर जो APL, दो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो APL है और जो BPL है, इनका जो वर्गीकरण है, इनकी जो सीमा रेखा है उसकी जो पहचान है, ये सही तरीके से अभी भी न हो पाना एक बड़ा समस्या है। इसके अलावा देखें तो जो करप्शन है वो भी PDS के सामने एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार होने से सब्सिडी वाले सामानों को अक्सर क्या किया जाता है कि जो दलाल हैं, बिचौलिए हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनके द्वारा खुले बाजार में क्या कर दिया जाता है, वो बेच दिया जाता है। तो इस तरह से देखें तो ये भी एक मुद्दा है। और जो कास्ट है वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि खाद्यान्नों का जो खरीद है और जो वितरण है उसकी लागत उनके मूल्य के लगभग 6 गुने से अधिक है, जिससे क्या है कि जो एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए वो स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिल रही है। और इस कारण से ये जो समस्या है ये गंभीर बनती जा रही है। इसके अलावा देखें तो जो भंडारण है वो भी एक बड़ी समस्या है, जो रिजर्व की बात की जा रही है, क्योंकि अभी भी भंडारण की जो पर्याप्त क्षमता है, ये जो क्षमता होनी चाहिए हमारे पास, वो क्षमता अभी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। और लगभग ये कहा जाता है कि कुछ ही राज्य है जहां पर लगभग 64% क्या है कि इस तरह की व्यवस्था है। तो इस कारण से देखें तो बड़े स्तर पे भंडारण न होने के कारण क्या हो रहा है, नुकसान जो है, जो अपव्यय है, इसकी जो मात्रा है वो काफी अधिक है। क्वालिटी से संबंधित भी कंसर्न है, गुणवत्ता को लेकर, क्योंकि राशन में जो भी आपको दिए जा रहे हैं जो कह सकते हैं कि अनाज है,
उसमें अगर देखें तो विशेष तौर पे क्या है कि दो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। एक तो गेहूं देखने को मिलता है, दूसरा आपको चावल देखने को मिलता है। तो इनकी गुणवत्ता के स्तर पे भी देखेंगे तो असंगता आपको देखने को मिलती है। तो ये एक बड़ा चिंता है। वित्तीय जो बोझ है, जो फाइनेंशियल कंसर्न है, वो भी देखने को मिलता है, क्योंकि जो भी फूड सब्सिडी है उसकी बढ़ती हुई जो लागत है, जो कास्ट है, वो क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। और इससे सरकार पर जो फाइनेंशियल बोझ है, क्योंकि इस पर गवर्नमेंट के ऊपर क्या हो रहा है कि जो दबाव है वो दबाव हमेशा बढ़ रहा है, लागत बढ़ रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए देखें तो बहुत सारी जो खाद्य सुरक्षा है उसके लिए सरकारी पहले भी संचालित की गई है। जैसे पहली पहल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है। ये विधेयक ग्रामीण क्षेत्र की 75% और शहरी क्षेत्र की 50% आबादी को सब्सिडी वाले खाद्यान्न तक पहुंच प्रदान करने का कानूनी अधिकार देता है। ऐसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है और पीएम जो पोषण शक्ति जो निर्माण योजना है वो है, जो कि सरकारी और सरकारी सहायता जो प्राप्त स्कूल हैं उसमें बच्चों की जो पोषण स्थिति है उसमें सुधार लाने के एक केंद्रीय कह सकते हैं कि प्रयास है। इसके अलावा भी अंत्योदय अन्न योजना है, पोषक तत्व आधारित जो सब्सिडी योजना है, न्यूट्री हार्वेस्ट जो परियोजना है, पौष्टिक जो भी कह सकते हैं कि भोजन है उस तक पहुंच बढ़ाने और किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए जो भी लौ, मोती बाजरा, जस्ता युक्त गेहूं जैसी जो जैव सशक्त जो फसलें हैं उनको बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। और इस तरह से देखेंगे तो जो अभी तक हमने अन्न चक्र की बात की तो इसके बहुत सारे लाभ हैं। पहली बात की बड़े स्तर पे जो लाभार्थी हैं उनको लाभ प्राप्त हो रहा है। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम को और मजबूती प्रदान हो रही है। इससे ईंधन की जो खपत है, समय रसद की जो लागत है जो वो कम हो रही है और इस कारण से कार्बन एमिशन भी हो रहा है। तो पर्यावरणीय जो एक सुरक्षा है वो भी देखने को मिल रहा है। तो ये पूरा विषय था। इसी से जुड़ा हुआ एक और कह सकते हैं कि कह सकते टॉपिक है, उसको भी आप देख सकते हैं, विश्व खाद्य कार्यक्रम। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है क्योंकि इसकी जो स्थापना है वो 1961 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो इटली के रोम शहर में आपको देखने को मिलेगा। खाद्य और कृषि जो संगठन है और संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है, तो दो FAO और दूसरे तरफ से देखेंगे कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इन दोनों के द्वारा देखें तो बड़े स्तर पे क्या है कि इसे संचालित किया जाता है। और विश्व खाद्य जो कार्यक्रम है वो दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन के रूप में ये काम कर रहा है। ये आपात स्थितियों में लोगों की क्या करता है, ये जान बचाता है। दूसरी बात, संघर्ष, कहीं युद्ध है, आपदा है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से लोग की शांति भंग हो गई है, स्थिरता नहीं है, समृद्धता की जो स्थिति नहीं है, तो वहाँ पर समृद्धता का जो मार्ग है वो बनाने के साथ ही खाद्य सहायता के संदर्भ में ये बड़ा ही उपयोगी कह सकते हैं कि होता है। और आगे बढ़ने का जो इसका रास्ता है, क्योंकि अगर अन्न चक्र के संदर्भ में देखें, क्योंकि वो भी इससे जुड़ता है, तो अन्न चक्र जो है वो भंडारण और गुणवत्ता संबंधी जो भी चुनौतियां हैं उनका जो समाधान है वो समाधान करते हुए जो अपने देश की दक्षता है, जो एफिशिएंसी है वो बढ़ाकर लागत कम करने के साथ जो PDS है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उस वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण का एक तकनीकी छलांग का प्रतीक हो सकता है जो हमारा अन्न चक्र है। सुधार और जो भी खाद्य सुरक्षा पहले हैं उनको प्रभावी तरीके से अपने देश में जो क्रियान्वयन है वो किया जा सकता है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो बड़े स्तर पे जो भी कह सकते हैं कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट के स्तर पे क्या हो सकता है कि निरंतर ध्यान देने की बात है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात अब देखने को मिल रही है। और इससे क्या होगा कि जो भी कमज़ोर आबादी अपने देश की है, उस कमज़ोर आबादी के संदर्भ में क्या देखने को मिल सकता है कि उसे व्यापक स्तर पे लाभ भी प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा देखें तो खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत सारी जो पहले हैं वो स्टार्ट की गई हैं। पहले ही हमने इनके बारे में डिटेल से बात कर ली। तो ये पूरा हमने देख लिया कि जो अन्न चक्र पहल है आखिर वो है क्या, इससे क्या लाभ हो रहा है, फिर से एक बार चर्चा पे क्यों है, उससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हमने बात की। अब इसी चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं, विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? 1955 में, 1960 में, 1961 में या 1980 में? तो इस तरह से हमने आज अपने इस एपिसोड की चर्चा की। आप सभी इस एपिसोड में बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।